सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी का अगला टॉपिक करने वाले हैं। छोटे छोटे एक्चुअल में टॉपिक्स करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे विद PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अब क्योंकि हम पार्ट 5 कर रहे हैं और इसके जस्ट बाद पार्ट 6 है, दोनों में एज सच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, बस थोड़े से स्लाइड चेंजेस हैं और वो स्लाइड चेंजेस हम ऐसे अलग से नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है सेंटर पे, तो ऐसे स्टेट में कौन होता है? स्टेट में इसके मतलब इससे पैरेलली किसको आप रिलेट करेंगे? गवर्नर को एंड वॉइस गवर्नर को, है ना। हाँ, पढ़ा एक झापड़ अभी। वॉइस गवर्नर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ गवर्नर होता है। तो प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंपेयर करेंगे, PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंपेयर करेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। तो कल हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, तो पहले हम गवर्नर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। ओके, तो गवर्नर स्टार्ट करने से पहले लेट अस रिकॉल कि हमने कल प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था। अब क्योंकि कल मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, तो यहाँ पे मैं पहले ट्रिक से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और उससे क्या है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ना गवर्नर वाला, वो भी समझने में आसानी मिलेगी, और वो वैसे भी अगर मैं कल बता भी देता तो भी मुझे लिखनी पड़ती। ठीक है, तो प्रेम वो एक लड़का है, उससे आप बोल रहे हैं ट्रैकिंग पे चलना है। कहाँ पे? ट्रैकिंग पे चलना है। सो कम इन टाइम, कम इन टाइम। ओके, तो ये था आपका आर्टिकल 52, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61। अब यहाँ पे ये बात करता है, अब मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूँ कि आप एक्सपेक्ट करोगे फिर से पूरा लिखो यहाँ पे, नहीं, कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेट करो, रिकॉल करो। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या था? ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ये क्या था? इज ए इलेक्टोरल कॉलेज विच मीन्स who will participate in the election of president. M manner of election. TR term of president कितना होता है? 5 साल का। E eligibility for re-election, यानी कि दोबारा चुने जाने की योग्यता। तो हमारे यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम्स होता है एलिजिबल कोई भी प्रेसिडेंट बनने के लिए, अनलाइक यूएस जहाँ पे मैक्सिमम 2 बार। क्वालिफिकेशन क्या थी? सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ऑफ 35 ईयर्स एंड should be qualified to be appointed as a member of लोक सभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा के केस और वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा था वहाँ पे। सी से कंडीशन ऑफ ऑफिस, क्या थी कंडीशन ऑफ ऑफिस? रिकॉल करो कि वो किसी भी हाउस ऑफ मेंबर, जो हाउस है दैट इज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता है, और ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का वो हिस्सा नहीं हो सकता है, ना तो सेंटर के हाउस का, ना तो स्टेट के हाउस का। ओ से है ओथ, ओथ यानी शपथ। कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन दिला रहा था? प्रेसिडेंट दिला रहा था। आई से इम्पीचमेंट, महाभियोग। रिकॉल द प्रोसेस विच हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में आपको पास करना है। किसी भी हाउस में रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है, इनिशियली 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। ग्राउंड फॉर रिमूवल क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे। दिस इज योर 62 विच टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। तो अगला जैसे ही प्रेसिडेंट का टेन्योर पूरा हो तो आपको इलेक्शन करवा लेना है, और अगर डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाता है, रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो उस केस में भी आपको 6 महीने के अंदर भीतर आपको जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो परमानेंट प्रेसिडेंट से फिल कर लेनी है। क्लियर हो गई चीज़? अच्छा, अब आपको ये जो है ना गवर्नर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले जिस तरह से हमने देखा था कि पार्ट 5 के 5 चैप्टर्स होते हैं, सेम गोज हेयर ऑल्सो। पार्ट 6 के 6 चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जहाँ चैप्टर 1 में जनरल मतलब बिल्कुल जनरल और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव, इसमें एग्जीक्यूटिव की बात है। ये सिर्फ आपका एक आर्टिकल कंटेन करता है, दैट आर्टिकल इज 152। ओके, ध्यान से समझिएगा, 152, जिसमें ऐसा कुछ है नहीं। देन द एग्जीक्यूटिव, विच एग्जीक्यूटिव? स्टेट के एग्जीक्यूटिव। रिकॉल की यूनियन के एग्जीक्यूटिव में कौन था? प्रेसिडेंट था। अच्छा, तो ऐसे स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। देन और कौन था? प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट था। यहाँ पे, यहाँ वाइस गवर्नर होता ही नहीं, वाइस गवर्नर करके तो कोई। देन प्रधानमंत्री
ऐसे राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, उसका मंत्रिपरिषद, तो इसका भी मंत्रिपरिषद। यहाँ होता है अटॉर्नी जनरल। इफ़ यू रिकॉल, कल बताया था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सेम यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो वाइस गवर्नर छोड़ दिए, बाकी उसी के पैरेलली आप रिलेट कर लो कि कौन स्टेट का एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा। दैट मीन्स कि गवर्नर, सीएम, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। ओके, तो ये आते हैं हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव में। देन चैप्टर 3 में स्टेट का लेजिस्लेचर दिया हुआ है। स्टेट का लेजिस्लेचर मतलब जैसे हमने पार्लियामेंट देखा था, है ना। पार्लियामेंट अगर आपको याद आ रहा हो, पार्लियामेंट हमने देखा था आर्टिकल नंबर 79 से 122। देन उसके बाद वहाँ चैप्टर 3 था विच टॉक्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, एंड दिस इज ऑर्डिनेंस, जो कि आर्टिकल नंबर 213 में आता है, अनुच्छेद 213 में आता है। और ऑर्डिनेंस होता क्या है वो हम आगे अभी देखेंगे जब पार्लियामेंट कल से स्टार्ट करेंगे, कि वो लॉ बनाने की पावर दी गई है इन लोगों को, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। चैप्टर 5 में अगर बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे वहाँ पर चैप्टर 4 में सुप्रीम कोर्ट दिया था, वहाँ चैप्टर 5 में कैग दिया था। कैग जैसा यहाँ कोई नहीं होता है, बट यहाँ चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जो लोअर लेवल की कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ठीक। तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर से, ठीक। वहाँ पे क्या था, 52 से स्टार्ट हो रहा था प्रेसिडेंट, यहाँ 153 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो पहला आर्टिकल होगा वो उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करेगा। देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। वैसे आप रिकॉल, अब पहले तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है आसानी से आर्टिकल। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, यानी कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, दिस राज्य, दिस स्टेट इज़ नॉट दैट ऑफ आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36। ये राज्य वही यूपी एमपी वाला ही राज्य है। ओके, तो ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जिस तरह से एग्जीक्यूटिव हेड यूनियन की अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट होता है, स्टेट की अगर बात करेंगे तो अपना गवर्नर होता है, ठीक है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर की इलेक्शन नहीं होती है। वहाँ पे क्या था प्रेसिडेंट में, अगर आपको याद करो, 52 में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन का प्रेसिडेंट, देन 54 में इलेक्टोरल कॉलेज, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी 54 एंड 55 टॉक्ड अबाउट दी। अब 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, 55 में मैनर है। लेकिन भाई यहाँ पे तो इलेक्शन ही नहीं होता, यहाँ पे तो एग्जाम ही नहीं होता है, तो सीधे ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सीधे अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे जब इलेक्शन हो ही नहीं रहा है तो किस मैनर में हो रहा है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं उठती है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट की। एंड सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज एडेड थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। इस अमेंडमेंट से, जिससे कि पार्ट नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील भी किया गया था, हटाया भी गया था। और इसी अमेंडमेंट से ये बोला गया था एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट के लिए या मल्टीपल स्टेट एंड यूटीज़ के लिए हाई कोर्ट हो सकता है, ये भी इसी अमेंडमेंट ने बात बोली थी। उसके बाद आते हैं 156, दिस टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वैसे तो 5 साल का टर्म है दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि राष्ट्रपति को हमेशा प्रसाद देते रहना है आपको, और अगर नहीं दिया प्रसाद तो फिर राष्ट्रपति आपको हटा देगा, विच मीन्स इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बोलते हैं। सिंपल इसका मतलब ये है कि इसका रिमूवल का प्रोसीजर कहीं मेंशन नहीं है और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होल्ड करता है ऑफिस को, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है, यस, जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है। रेजिग्नेशन आपको अपना किसको देगा, जिसने इसको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट को। यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस देखिए 56 में था, यहाँ 156 में है। अभी बस आप देखते जाओ, फिर आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। 157 में क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगेन क्या, प्रेसिडेंट में क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज एंड शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, और यहाँ पर पैरेलली रिलेट मत कर लेना कि शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स ऑफ एज। 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस दी हुई है, जैसे कि अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट की ऑफिस दी हुई थी किसमें, 59 में दी हुई थी। अब 59 में वो दिया हुआ था कंडीशंस, और वहाँ क्या दिया हुआ था कि किसी हाउस का मेंबर ना हो, ना तो पार्लियामेंट का ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का, सेम गोज हियर आल्सो, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद ना धारण करता हो। 159 दिस टॉक्स अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। ओथ और अफर्मेशन मैंने कल आपको डिफरेंस बताया था। तो शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, बट इनको शपथ कौन दिलाएगा, ओथ दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेट कर लो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था? प्रेसिडेंट। 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, यानी कि जब गवर्नर नहीं होगा तो उसके फंक्शंस को कौन करेगा, कौन मतलब अंडरटेक करेगा? तो प्रेसिडेंट में मेक प्रोविजन फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो उसको प्रेसिडेंट ही देखेगा कि अगर गवर्नर नहीं अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पा रहा है तो प्रेसिडेंट किसी और को अपॉइंट करेगा। फिर 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब ये मैंने आपको कल ही बताया था, पार्डनिंग पावर क्या होता है? क्षमा शक्ति, जिसमें कि पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रेप्राइव, ये आते हैं आपके, ठीक है। देन ये मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नर इन टू सेंस। वो टू सेंस ये हैं, वो दो चीज़ें वो हैं कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को कभी पार्डन नहीं कर सकता है, मृत्यु दंड को कभी क्षमा नहीं कर सकता है, प्लस गवर्नर यानी राज्यपाल कभी भी कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर सकता है। यानी कि कोर्ट मार्शल मीन्स कि मैंने आपको नहीं बताऊंगा, मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। अब याद करते हैं आर्टिकल याद कैसे रखेंगे, ठीक है। 52, ठीक है, 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, 1 इधर ऐड करो 1 इधर ऐड करो 153। देखो अगर तुम्हें याद है या तुम बड़ी आसानी से याद कर सकते हो तो स्किप दिस, नहीं याद हो रहे हैं उनको ले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 153 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। 53 में था, 1 इधर ऐड करो 1 इधर करो 154। अब भाई इसका तो इलेक्शन ही नहीं होता। 54 55 टॉक्ड अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज, इसका तो होता ही नहीं ना, तो खत्म बात। इसकी तो अपॉइंटमेंट होती है। जो अगला वाला आर्टिकल होगा 155, दिस विल टॉक अबाउट दी अपॉइंटमेंट। 56 टर्म की बात कर रहा था, यहाँ पे भी 156 टर्म की बात कर रहा है, यानी 56 में आपको ना तो कुछ नहीं ऐड करना, वैसे का वैसे उतार देना। देन यहाँ से 57 टॉक्ड अबाउट दी एलिजिबिलिटी फॉर रिलेक्शन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नर कितने टाइम्स री एलिजिबल है किसी स्टेट का गवर्नर बन, कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बात ही नहीं करी है कि कोई गवर्नर एक बार बन सकता है, मल्टीपल बार बन सकता है, कोई चर्चा नहीं है। क्यों से क्वालिफिकेशन था 58 में, यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन 157 में है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है 1 यहाँ ऐड करना और यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 59 में कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ 58 है तो यहाँ पर 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। देन ओथ की बात हो रही है, ठीक है, तो 60। अब यहाँ पर क्या आपको सिंपल वही 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक इधर जोड़ना है और एक इधर घटा देना है, तो 159 आ जाएगा, ओथ उसकी बात करेगा। देन इसके बाद इम्पीचमेंट है, लेकिन इसका तो इम्पीचमेंट होता ही नहीं है, इम्पीचमेंट होता ही नहीं क्योंकि इसके तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है, जब चाहे प्रेसिडेंट तब हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर, ध्यान से इसको समझिएगा नहीं तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, ओके। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, हमने कल देखा था कि 5th पार्ट में दैट इज़ यूनियन में 5 चैप्टर्स है, एंड चैप्टर 1 टॉक्ड अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव विच स्टार्ट फ्रॉम 52 एंड एंड्स टू 78। 52 से लेके 72 तक हमने कल देख लिया था। अब 74 से 73 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 74 से 78 तक अभी देखेंगे, पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और उनका काम क्या होगा प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। क्या एडवाइस देंगे? पहली बात तो सारे मैटर्स पे एडवाइस देंगे। प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, यानी ही कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं सिनेरियोस, सिचुएशंस जहाँ पे वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर लेते हैं, तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, सिचुएशन आ जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। अब ये क्या एडवाइस माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को? तो जी हाँ, माननी पड़ेगी। इसको लेके अमेंडमेंट भी हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, इस पर CGL मेंस में इस बार क्वेश्चन भी बना था। 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, बाइंडिंग कर दिया पूरी तरीके से। प्रेसिडेंट आपको हर एक एडवाइस माननी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इंदिरा गांधी जी थी उस समय 42nd अमेंडमेंट जिन्होंने किया, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो यही बोलेंगे कि तुम्हें मानना ही मानना है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तुम्हारे पास। उन्होंने ही, इंदिरा गांधी ने 24th अमेंडमेंट किया था, जिससे कि उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अपनी एसेंट यानी सहमति देनी ही देनी है, इज़ नो अदर ऑप्शन। उसी तरह 42nd अमेंडमेंट करके बोला कि बाइंडिंग है, एडवाइस माननी ही पड़ेगी, बट 44th अमेंडमेंट ने इस चीज़ को करेक्ट कर दिया
और 44th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि आप एक बार लौटा सकते हो, यानी कि रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हो उस एडवाइस को जो आपको मिली है, बट जो रिकन्सिडर्ड एडवाइस है जो दोबारा लौट के आएगी वो बाइंडिंग हो जाएगी आप पे। तो सर हमें याद क्या रखना है, बाइंडिंग है नहीं है, बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन पूरा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि 42nd में तो एक बार भी नहीं लौटा सकता था, 44th में एक बार। सर ये अभी भी वैसा ही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आज भी प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ेगी, उसमें कोई अपना वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकता है। वीटो पावर कल हम देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है इज़ दी हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री, इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब क्योंकि ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जो रियल पावर है वो इसी के हाथ में होती है। इसके पास ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड और टाइटलर हेड और डी ज्यूरे हेड, और इसी को रबर स्टैम्प भी बोल देते हैं, बस ठप्पा लगाने का काम है आपका। एंड प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड दी डिफैक्टो हेड बिकॉज ही हैज़ द रियल पावर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। आर्टिकल नंबर 75, इसमें 6 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज अपॉइंटमेंट, क्लॉज बाई क्लॉज रटा हुआ होना चाहिए। पहला क्लॉज बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और जो बाकी के मिनिस्टर हैं उनकी भी नियुक्ति, उनकी भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंटमेंट कर दी नरेंद्र मोदी जी के। उसके बाद कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा वो अब मोदी जी के हाथ में है। जिसको मोदी जी बोलेंगे वो उन्हीं को ही शपथ दिलाएंगे, अपने आप से किसी को नहीं बना सकती हैं। ठीक है, क्लियर? ये पहले क्लॉज का ही पार्ट है, समझ समझने, क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है ना। अब क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे इस बार हुआ कोलिशन गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे फेवर्स देने के लिए तो बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता था, ठीक है, पावर देने के लिए और थोड़ा सा लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लो तुम भी मिनिस्टर बन जाओ, तुम भी मिनिस्टर बन जाओ। नहीं, वो एक मीम चलता है, क्या हो तुम ना, एक कौन सा एक्टर है वो कौवा बिरयानी वाला, क्या हो तुम भी फ़ोटो खिंचवा लो, तुम भी फ़ोटो खिंचवा लो, है ना, तुम रह गए तुम भी फ़ोटो खिंचवा लो। तो उसी तरह से तो वो चीज़ को लिमिट करने के लिए 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 ने 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 ने क्या किया, वॉट इट डिड, इट पुट अ लिमिट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो 15% से एक्सीड नहीं हो सकती। किसका 15%? ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑफ द हाउस ऑफ पीपल 15%, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, नॉट एक्सक्लूडिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। मंत्रिपरिषद से याद आया कि जो मंत्री हैं कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। देन आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फिर आपके डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रख लेना, ये क्लासिफिकेशन कहीं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज़ नो वे मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये हम एज सच देखते हैं कि किस तरह से कैबिनेट वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावर्स एंजॉय करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहा है, और जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, एक फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर हो गए, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जो उस मिनिस्ट्री के तहत बहुत सारे, हर मिनिस्ट्री के तहत बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें से कोई डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री अमित शाह, सारे डिपार्टमेंट क्या गृह मंत्रालय के सारे डिपार्टमेंट क्या अमित शाह ही देख रहे होंगे? नहीं, हो सकता है 2-3 डिपार्टमेंट उठा रखे हों, बाकी अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट कर रखे हों, उन्हीं को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। अगर वो इनको ना डायरेक्टली रिपोर्ट करके, वो उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को रिपोर्ट ना करके अगर वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करें, तो उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और डिप्टी मिनिस्टर ऐसा अभी तो नहीं है इंडिया में, अगर देखें, नहीं तो ये वो मिनिस्टर होते थे, इंडिया में भी होते थे, लेकिन अभी तो नहीं है, जैसे कि वो असिस्ट करते हैं, जैसे अमित शाह को असिस्ट कर रहे हैं उनका काम में, ठीक है, तो उनको डिप्टी मिनिस्टर बोल देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पहला क्लॉज हो गया, क्लियर हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये अभी पहला क्लॉज ही चल रहा भैया, 75 का क्लॉज 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए,
दिस इज 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये क्या सब क्लॉज बी कि अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल। अगेन आगे हम पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट आएगा। यू कैन रिकॉल शेड्यूल नंबर 10 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। तो दल बदल में अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता ना। क्लॉज 2 पे आते हैं, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करेंगे, यानी कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। यानी अगर इनको अपना इस्तीफा देना है, कुछ भी करना है तो प्रेसिडेंट को ही देंगे, बिकॉज दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट अपने आप से हटा सकता है? नहीं, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा वो। तो अगर प्रधानमंत्री बोलेगा हटाने के लिए तो अब हटाएगा वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये थर्ड क्लॉज है आपका, ठीक है, 75 का क्लॉज 3। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि जो मंत्री परिषद हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। दिस मीन्स कि अगर यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन दिया या उनकी डेथ हुई तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व, ठीक है, वो आंसरेबल है हाउस ऑफ पीपल को, लोकसभा को। यानी कि आप इस तरह से समझो, अगर मोदी जी की मान लो रिज़ाइन दे दिया, उनकी डेथ हो गई तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। फ्रेश इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे वो पूरा उससे डेप्थ में मत जाओ, बस ये ध्यान रखो, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, मिनिस्टर को ओथ दिलाएंगे कौन? राष्ट्रपति दिलाएंगे, या फिर उनके द्वारा अगर कोई अपॉइंट किया गया तो। हु फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो यानी कि अगर कोई 6 महीने तक अगर कोई मेंबर मिनिस्टर है लेकिन किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है, जैसे आपको अगर मिनिस्टर बनना है और आप तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हो नहीं, हो आप में से कोई नहीं हो, लेकिन आपको अगर मोदी जी चाहें, ठीक है, आपको अगर मोदी चाहें तो आपको, या फिर कोई भी चाहे कोई पार्टी, तो वो आपको मिनिस्टर बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। आपको मान लो कि आपको उठाया और आपको बोल दिया चलो भैया गृह मंत्रालय संभालो, हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी हाउस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। सदस्यता लेने का मतलब ये नहीं है कि लाओ भैया पेपर लाओ हम ले लेते हैं सदस्यता। भाई चुन के आना पड़ेगा, वहाँ से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, या तो लोकसभा से या राज्यसभा में। अब लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है, तो चुनाव तो नहीं जीत पाओगे, तो तुम्हें भी पता होगा, है ना। लेकिन राज्यसभा के रूट के थ्रू आ सकते हो। कैसे? जैसे एस जयशंकर जी है, ठीक है, अब वो भी चुनाव तो जीत नहीं सकते थे, ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेट थे, और वो राज्यसभा के थ्रू गुजरात के रूट के थ्रू भेजे गए वहाँ पे, ठीक है, गुजरात से उनको खड़ा किया गया और बीजेपी के द्वारा, और वहाँ पे से भेजे गए इलेक्ट करके। तो इस तरह से 6 महीने तक आप मिनिस्टर हो सकते हैं बिना किसी हाउस के मेंबर हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी मिनिस्टरशिप गई। देन लास्ट क्लॉज है सैलरी एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट, यानी ये लोग खुद अपने सैलरी डिसाइड करते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी जस्ट रेड इन द आर्टिकल नंबर 75। क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट की बात करता है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट, अदर प्राइम मिनिस्टर की, अदर मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन इसमें क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी था। दिस पुट अ लिमिट ऑफ 15% ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द 91st अमेंडमेंट। ये भी बी वाला भी 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया ऑफ 2003, जिसने कि ये बोला कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन 2, this talks about individual responsibility, they are individually responsible to the president. 3 talks about collective responsibility, they are collectively responsible to the lower house, that is Lok Sabha. फोर्थ में क्या था? फोर्थ में था ओथ, ठीक है। फिफ्थ में क्या था? फिफ्थ में था कि अगर कोई 6 महीने तक किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसकी मेंबरशिप मिनिस्टरशिप चली जाएगी। 6 सैलरी एंड अलावेंसेस कौन डिटरमाइन करता है? खुद पार्लियामेंट, ओके। 76 दिस टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इसको है तो स्किप कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, जो हमारे संवैधानिक निकाय होंगे वहाँ देखेंगे, और नहीं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए लेक्चर। 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का जो बिजनेस है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलेगा। ये इतना सब कुछ लिखा है ना, तुम्हें नहीं याद करना है, बस तुम्हें इतना याद रखना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है आर्टिकल 77 में, और याद रखना ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो भी कुछ भी होगा उसमें वो राष्ट्रपति के नाम पे, वो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। 77 एंड द लास्ट वन इज 78 विच टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? To act as a linkage between the Council of Ministers and President.
ये काम है प्रधानमंत्री का, कि अगर कोई भी चीज़ पे किसी एक सिंगल इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, फॉर एग्जांपल अमित शाह ने कोई डिसीजन लिया, तो राष्ट्रपति पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से क्या इस डिसीजन के बारे में बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता है कि नहीं पता है। क्यों? बिकॉज यू ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड कलेक्टिवली आंसरेबल टू दी टू दी लोकसभा, टू दी लोअर हाउस। तो इसलिए अगर आप में से सभी लोग ने कोई अगर डिसीजन लिया है और उनमें से अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा होता है। जैसे मान लो कि कोई डिसीजन लिया गया, अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते लेकिन थोड़ा सा बताते हैं कि भाई अगर बहुत ठीक है, एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया और कोई एक मिनिस्टर बोल दे नहीं हम इस डिसीजन से सहमत नहीं है, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी। या तो आप एग्री करो या तो आप रेजिग्नेशन दो, बिकॉज यू ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो जो भी प्रेसिडेंट अगर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में, वो प्राइम मिनिस्टर को देनी होगी। तो इसीलिए नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था। ठीक है, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जिसने कि टाई करके रखा हुआ है। अब पूरा सेम आप यहाँ पे बिठा सकते हो। अब करना क्या होता है ना, आपको 89 ऐड कर देना होता है। ठीक है, देन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 112 ऑनवर्ड्स 90 ऐड है। क्या चल रहा है? 89 ऐड का मैथ्स चल रही है कि हाँ मैथ्स चल रही है। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट होता है, आप ऐसे समझ लो, जो पार्लियामेंट स्टार्ट होता है ना 79 से स्टार्ट होता है। वैसे भी चलो अब उसको छोड़ो, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। अभी के लिए बस तुम इतना याद रख लो कि जैसे वहाँ पर 74 था जो बोल रहा था देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर हो जाएगा एंड प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा। अब आर्टिकल से कैसे याद करें? 89 ऐड करो इसमें, खत्म। आपने बस अभी ये 90 वाला तुम भूल जाओ। ठीक है, बस तुम इतना ध्यान रखना है कि पार्ट 5 वाले में तुम्हें 89 ऐड करोगे तो तुम्हें पार्ट 6 का वही वाला आर्टिकल मिल जाएगा, उसी का सिमिलर आर्टिकल मिल जाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं जो हम देख लेंगे, लेकिन वो 19-20 का ही फ़र्क है जैसे मैंने बताया, बाकी और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये 89 तक कहाँ तक ऐड करना है? 111 तक, फिर 90 ऐड करना होता है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या था? इसके बाद था अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कौन कर रहा था वहाँ? प्रेसिडेंट। यहाँ कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें वहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसको थे? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसको थे? वहाँ पे थे प्रेसिडेंट को। ठीक है, यहाँ पर किसके होंगे? यहाँ पे गवर्नर को होंगे। यहाँ पे भी 15% वाला लगेगा, यहाँ पे भी वो डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा डिफेक्शन के ग्राउंड में, ना कि डिफ्लेक्शन। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ लोकसभा में थी, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएगा। ठीक है, वही 6 कंसेक्यूटिव मंथ वाला यहाँ पे भी, और सैलरी अलाउंस वहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद क्या था? रिकॉल करो। देन इसके बाद 75 के बाद 76 था अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ एडवोकेट जनरल होता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में पढ़ेंगे। उसके बाद 77 था कंडक्ट ऑफ बिजनेस, 77 में 89 ऐड कर दो, 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। देन हमारा था 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर 89 ऐड कर दो, ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, खत्म। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है क्या कि मैं तुम्हें अटॉर्नी जनरल पढ़ा दूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, अब हम पढ़ेंगे इसको वहीं पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। नहीं पढ़ाई देते, नहीं पढ़ाई लो, अब तुम देख ही लो। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर क्या होगा ना, कुछ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी तो हम थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे देख पाएंगे, इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 76 का क्लॉज 1 है, ये क्लॉज लिखता हूँ मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्लॉज बाय क्लॉज याद होना चाहिए। तो 4 क्लॉज हैं इसमें। ठीक, सबसे पहला जो क्लॉज है वो बात करता है अपॉइंटमेंट की। ठीक है, कि एडवोकेट जनरल अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन सर ये तो बता दो ये होता कौन है? ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ऑफिसर ऑफ कंट्री। ही एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। यानी कि सरकार का, भारत सरकार का कोई भी केस होगा तो भारत सरकार के लिए केस लड़ेगा, यानी कि भारत सरकार का वकील है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। देन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, ही शुड बी क्वालिफाइड। ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ, मेंबर नहीं, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। ध्यान रखना,
ये मत समझ लेना सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब थोड़ी नहीं था कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो भाई वही यहाँ पे भी है। क्या क्वालिफिकेशन होती है ये हम सुप्रीम कोर्ट वाले में टॉपिक में देखेंगे। क्वालिफिकेशन होती है तो आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, या 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, या फिर आप राष्ट्रपति के नज़रों में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट यानी कि लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति। हो सकता है बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, किसी लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो नालसा वगैरह में, और आप कोई जज वज नहीं हो, ना एडवोकेट हो, तो भी राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको, ठीक है, आपके पास। थर्ड में है ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो, आपके पास स्पेशल प्रिविलेज है कि आपको कोई रोक टोक नहीं है। एंड लास्ट इज कि ही होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, गवर्नर भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होल्ड करता है ऑफिस। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 दिस, वहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है कि मिनिस्टर भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ऑफिस होल्ड करते हैं, और यहाँ पे भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। अब अंतर क्या है, गवर्नर वाले में टर्म मेंशन था मेंशन कि 5 ईयर्स का टर्म है, बट ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक है, नहीं कि जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो जब चाहे तब नहीं हटा सकता है। कि कल को द्रौपदी मुर्मू जी बोलें मोदी जी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर निकल लीजिए, अब हटिए आप यहाँ से, हम नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे अभी, या फिर से चुनाव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोअर हाउस में, लोकसभा में, कोई नहीं हटा सकता है, भले वो प्लेजर लिखा हुआ फिर भी। ठीक, यहाँ पे कैसे अलग है, यहाँ पे तो गवर्नर का तो टर्म भी मेंशन था, यहाँ टर्म भी मेंशन नहीं है। तो अगर कभी आ जाए अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, गलत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, खत्म। ठीक है, जब चाहे तब हटा सकते हैं। यूजुअली 3 साल के लिए रहता है यूजुअली, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं है। अभी कौन है करंट में, कौन है फर्स्ट, कौन था, तो करंट में है आर वेंकट रमनी। अब आगे चेंज हो जाए वो पता नहीं, ठीक है, तो अपडेटेड रहिएगा। फर्स्ट थे MC सेतलवाद। अब इनको असिस्ट करने के लिए दिए जाते हैं कौन, सॉलिसिटर जनरल्स। ठीक है, इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल्स, और ये सॉलिसिटर जनरल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर काम क्या है, असिस्ट करना होता है अटॉर्नी जनरल को। अभी कौन है सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दे आर नॉट बार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस। अटॉर्नी जनरल मान लो अभी आर वेंकट रमनी है, ठीक है, कल को नहीं रहेंगे, तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी वो अटॉर्नी जनरल है ना, अभी भी चाहें तो कोई भी प्राइवेट केस उठा सकते हैं, किसी का केस उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट लोग बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो अगर वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा तो फिर उनका तो है ना रोजी रोटी का सवाल है भाई उनका। महीने के वो लोग जो अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे ही चुना जाता है अटॉर्नी जनरल, तो जो बड़े लेवल के होते हैं कपिल सिब्बल टाइप, तो वो मतलब आप ये मान लो कि 30-40 करोड़ महीने का से क्या ही कम कमाते होंगे, ये होता है। ठीक है, उनका तो उनको प्राइवेट प्रैक्टिस से बार्ड नहीं किया जाता, वो कभी भी कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या ड्यूरिंग द ऑफिस, बट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ना है। बस इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना है, दे शुड नॉट होल्ड अ काउंसिल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, खत्म। अब यही सेम चीज़ आप एडवोकेट जनरल में अप्लाई कर लो, 165 में दिया हुआ है, सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा और कुछ अलग नहीं है। थैंक यू। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एंड बताना है आपको कितना क्या आपने स्कोर किया। ऑलराइट, थैंक यू। और ये PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, जिन लोगों को नहीं पता है। एंड आपको पता है ना, मेगा मॉक टेस्ट है कल, दैट इज़ 28 जून को स्टार्ट हो रहा है, 29 जून 7 PM यानी संडे 7 PM तक रहेगा। सो बी रेडी। ऑलराइट, थैंक यू।